नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं हिंदी मीडियम के मार्च के अंदर और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के फरवरी के अंदर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की फिजिक्स एक साथ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपका एग्जाम आने से पहले आप सारे चैप्टर्स को सारी फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकें। और बेसिक टू एडवांस के अंदर आपका स्वागत है। तो अपने आज जो भी अपने स्टडी करेंगे तो वो सारी बेसिक टू एडवांस होगी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करेंगे, लेकिन इसके साथ जो उसमें दिया है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि आपको ये भी ना रहे कि ओनली नोट्स पढ़नी है और ये भी ना रहे कि ओनली बुक्स पढ़नी है। आप चाहेंगे तो अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इससे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए चैप्टर को समझने के लिए। तो साथ के साथ मैं आपको दूसरी स्लाइड में ये सारी चीजें समझाता रहूंगा, तो पेशेंस के साथ बने रहिए। सबसे पहला जो आपका शब्द आता है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ये कलर ठीक रहेगा? ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं अपने विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र आपको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल धीरे धीरे करवा रहे हैं, तो आप इसको 2x पे देख सकते हैं। तो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानते हैं। हमारी फिजिक्स की दो ब्रांचेज हैं। नंबर 1 में जो आती है जिसको बोलते हैं आप आधुनिक भौतिकी, और नंबर 2 पे जो आती है वो है चिरसम्मत भौतिकी। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि जो सन 1900 से पहले पढ़ी गई है जितनी भी फिजिक्स बेटा भौतिक विज्ञान सारी चिरसम्मत भौतिकी के अंदर आती है, और सन 1900 के बाद में जो पढ़ी गई है वो सारी आती है अपने आधुनिक भौतिकी के अंदर। थोड़ा सा आपको नॉलेज बता दें कि चिरसम्मत भौतिकी के अंदर क्या क्या पढ़ा जा चुका था और उसके बाद में देखते हैं। चिरसम्मत भौतिकी के अंदर आपने लाइट को पढ़ लिया था बेटा। लाइट का मतलब प्रकाश के बारे में, इसकी ब्रांच जो होगी उसका नाम हो गया प्रकाशिकी। इसके बाद में सन 1600 के लगभग आपने मैकेनिक्स को पढ़ा था जिसको अपने बोलते हैं यांत्रिकी, यानी गति, न्यूटन के नियम, ये सारे। ठीक है, इसी हिसाब से एक चैप्टर और था जिसको नाम था विद्युतिकी, जिसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी क्लासिकल के अंदर आता है। तो अब अपने जो पढ़ रहे हैं बेटा वो इस पार्ट यानी क्लासिकल या चिरसम्मत भौतिकी के पार्ट विद्युतिकी के से आता है। जो विद्युतिकी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, वो आगे 2 टाइप की होती है बेटा। एक होती है स्थिर विद्युतिकी, जिसके अंदर अपने पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? स्थिर आवेशों के बारे में। स्थिर आवेश क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से मतलब एक्शन रिएक्शन करता है, किसी और चीज से इंटरेक्ट कैसे करता है, ये सारा स्थिर विद्युतिकी के अंदर आता है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। इसके बाद में दूसरी होती है बेटा गतिक विद्युतिकी। वो जो है वो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के अंदर, जिसमें अपने चार्ज की मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर क्या होगा बेटा कि चार्ज को स्टेशनरी लिया जाएगा, यानी रेस्ट पे है, गतिमान नहीं है,
और इसके अंदर जो होगा वो चार्ज गतिमान होगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और विद्युत चार्ज और विद्युत क्षेत्र या आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो उसके अंदर सबसे पहली बात मैंने बता दी कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो है उसकी ब्रांच होती है एक विद्युतिकी जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, उसकी भी आगे दो ब्रांचेज है बेटा, स्थिर विद्युतिकी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक होती है गतिक विद्युतिकी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अपने जो पढ़ रहे हैं वो है स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं आपके लाइन टू लाइन, ठीक है। अभी चलिए पेशेंस के साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, आपने कुछ घटनाएं जो है वो देखी होंगी अपनी जिंदगी के अंदर। सर्दियों के अंदर स्पेशली, अभी सर्दी में है तो आपने घटना क्या देखी, जब अपने स्वेटर वगैरह उतारते हैं तो चर चर ऐसी आवाज आती है। या कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा शॉल वगैरह रजाई के अंदर हल्की सी चमक पैदा हो जाती है। या आपने ये भी देखा होगा बेटा कि जो टेलीविजन है, एलईडी है, या जो अपना मोबाइल है उसकी जो स्क्रीन है उस पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा चिपकते हैं। ये सब रीजन होता है विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे आपने कुछ घटनाएं देख ली ये वाली, अब इसके कारण क्या होता है, रगड़ के कारण आवेश एकत्रित होता है। अब सबसे पहले जानेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या है, तो आवेश जो है सबसे पहले देखो, इतिहास की माने तो सन 600 के अंदर ऊन और रेशमी वस्त्रों को रगड़ा गया, और एम्बर नाम का एक पेड़ होता है बेटा, उसका गोंद निकलता है, ब्लू गोंद निकलता है, और वो थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाता है, वो हो जाता है हार्ड, सूख के। उसको किसी चीज के साथ रगड़ा गया तो हल्के, अब जब एम्बर को रगड़ा गया किसके साथ, ऊन या रेशमी वस्त्र के साथ, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई जिसके कारण ये हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लग गया, खींचने लग गया। जैसे धूल पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है। तो इस एम्बर को ये जो ग्रीस देश के मिलेटस का कोई बंदा था, थैलस, जिसने सबसे पहले ये यानी एक तरह से इंटरेक्शन किया था, एक्शन किया था, एक प्रैक्टिकल किया था। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ना वो ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, क्योंकि जो एम्बर यूज किया गया था उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीसिया। कई बुक के अंदर इलेक्ट्रीसिया बोलते हैं, कई बुक के अंदर कुछ और बोलते हैं। तो इस एम्बर का लिए वर्ड यूज किया जाता है इलेक्ट्रीसिया, या ऐसा कोई वर्ड है आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं किया गया। तो उससे शब्द बन गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से बन गई इलेक्ट्रिसिटी। अब अपने बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा सन 1750 के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, यानी लगभग 600 ईस्वी के बाद में जब इसके बारे में स्टडी हुई तो सन 1750 के अंदर हुआ। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने क्या किया बेटा, उसने एक तो रेशम का कपड़ा ले लिया, एक कांच की छड़ ले ली, एक प्लास्टिक की छड़ ले ली। कांच की छड़ को रगड़ा, किसके साथ, घर्षण करवाया रेशम के कपड़े के साथ। एक और कांच की छड़ ली, उसको भी कपड़े के साथ घर्षण करवाया। एक प्लास्टिक की छड़ को घर्षण करवाया, एक और प्लास्टिक की छड़ ली, उसको भी घर्षण करवाया। तो उसने क्या देखा कि ये रेशम के कपड़े के साथ जब उसने घर्षण करवाया, किसका बेटा, इसने करवाया एक कांच की छड़ का, यानी कांच की छड़ यानी ग्लास रोड छड़, और दूसरा किसका करवाया बेटा, प्लास्टिक वाली। ठीक है, बहुत सारी बुक्स के अंदर इसके लिए अलग अलग एग्जांपल लिए जाते हैं। कई की जगह एबोनाइट, बिल्ली की खाल ली जाती है, पर सिंपल भाषा में इतना समझते हैं। तो उसने क्या देखा कि इस कांच की छड़ को, अपने मान लेते हैं ये वाली रोड है, ये अपने पास कांच की है, ठीक है, और एक और रोड ली बेटा, ये भी कांच की है। इसके साथ एक रोड और ली, ये अपने, इसको डार्क कर लेते थोड़ा, आपको दिक्कत नहीं, ऐसे करके, ये प्लास्टिक की है। और एक और रोड ली, ये भी प्लास्टिक की है, ठीक है। अब जब इसने
इन दोनों को रगड़ा तो उसने देखा और धागे के साथ इनको लटका दिया ऐसे, ये कांच की छड़ है और ये वाली प्लास्टिक की छड़ है, इनको लटका दिया। तो जो कांच की छड़ है वो प्लास्टिक की छड़ को एक अपनी तरफ खींचने लग गई, या कह सकते हैं कि प्लास्टिक की छड़ कांच की छड़ को अपनी तरफ खींचने लग गई। और इसके साथ ही जब उसने क्या किया, बड़ा एक कांच की छड़ ली रगड़ी हुई और दूसरी भी ली, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग गई, यानी प्रतिकर्षित करने लग गई। इसी हिसाब से जब उसने एक और प्लास्टिक की छड़ ली रगड़ रेशम के कपड़े के साथ रगड़ी हुई, एक और ये प्लास्टिक की छड़ ली, तो ये भी एक दूसरे को क्या करने लगी, रिपेल करने लगी, यानी प्रतिकर्षित करने लगी। ठीक है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला कि कपड़े से रेशम के कपड़े के साथ कांच की छड़ को रगड़ने पर, प्लास्टिक की छड़ को रगड़ने पर इस पर एक लक्षण आया है, एक प्रभाव आया है, यानी एक प्रॉपर्टी, एक गुण आया है। और वो गुण कैसा है, वो गुण है प्लास्टिक की छड़ पे है वो तो अलग तरीके का है, कांच की छड़ पे है वो अलग तरीके का है। और ये दो गुण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर दोनों अलग अलग है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर दोनों एक जैसे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसको पता लगा कि ये जो गुण है इसी का नाम दिया गया बेटा आवेश। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रश्न ऐसे पूछ ले कि आवेश दो ही प्रकार के क्यों होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इसके पीछे घटना ये भी मानी जाती है, कई जगह बोला जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो पतंग वगैरह उड़ा रहा था, तो हुआ क्या कि उसको थोड़ा बादल वगैरह की मतलब मौसम बन गया बारिश का, तो वहां से जो बिजली चमकी तो उसको पतंग के धागे में से हल्का सा झटका महसूस हुआ। तो उसने सोचा कि ऐसा क्या हुआ है जिससे मुझे झटका लगा है। तो उसने पहले दिमाग में लगाया क्या ऐसा हो सकता है कि दो बादलों ने आपस में रगड़ खाई हो, घर्षण किया हो, जिसकी वजह से ऊर्जा पैदा हुई हो तीन फॉर्म के अंदर, लाइट की फॉर्म में जो अपने को दिखती है, साउंड आवाज की फॉर्म में जो अपने को सुनती है, और एक वो जो उसको झटका लगेगा था। ये थ्योरी उसने माइंड में लेकर घर पे जाके लैब पे जाके एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली आवेश क्या है बेटा, आवेश है एक गुण किसी भी पदार्थ का जिसके कारण वो अलग बिहेव करता है, अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, आगे जो अपने जैसा मैंने बोला था लाइन टू लाइन। अब उसने क्या देखा कि प्लास्टिक वाली को प्रतिकर्षित कर रही है, कांच वाली को प्रतिकर्षित कर रही है, और जो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो अब देखिए ये शब्द आ गया, ये देखिए उसने बोला विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानीपूर्वक अध्ययनों के पश्चात ये निष्कर्ष निकला, हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए नाम मेंशन किया जाना चाहिए, कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण आया वो एक राशि है और जिसको अपने विद्युत आवेश कहते हैं। और ये सिर्फ दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्लास्टिक की छड़ पे जो था और एक कांच की छड़ पे जो था, दो ही प्रकार के हो सकते हैं। और उसके बाद में और क्या चीज देखी, उसने देखी कि दो आवेशों के प्रकार होते हैं और सहजातीय आवेश, सहजातीय मतलब एक जैसे आवेश। अब उसने जो कांच की छड़ थी उसको नाम दिया गया, कांच की छड़ पे जो गुण आया था उसको नाम दिया गया था बेटा प्लस आवेश, धनावेश। और जो प्लास्टिक की छड़ पे है उसको नाम दिया गया था ऋणावेश, या जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अगर उस समय प्लास्टिक की छड़ पे अपने नेगेटिव मान लेते ये, और कांच की छड़ पे कांच की छड़ पे पॉजिटिव मान लेते, कांच की छड़ पे जो आया था पॉजिटिव था, प्लास्टिक की छड़ पे आया था नेगेटिव था। अगर उस समय इसको उल्टा मान लिया जाता तो आज जितनी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सारी चीजें लगभग ऑपोजिट हो जाती, उल्टा हो जाती इसकी। तो ये जो गुण था इसका नाम दिया गया बेटा आवेश, और दो प्रकार का हो गया, एक जो कांच की छड़ पे था जिसका नाम आ गया अपने धनावेश, और एक जो प्लास्टिक की छड़ पे था ऋणावेश। तो अब यहां से क्या पता लगा कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अलग अलग आवेश जो होते हैं यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। और वो गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करता है, अलग अलग बताता है, उसको बोलते हैं ध्रुवता।
और ध्रुवता का मतलब ये है बेटा धनात्मक या ऋणात्मक। वो दोनों में फर्क क्या कर रहा है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इसी चीज को ध्रुवता बोलते हैं। अब इसके बाद में ये पता लग गया होगा। अब इसके बारे में पता लगा, नई चीज क्या पता लगी कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर एक प्रकार का आवेश होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये धनावेश हो गया, ऋणावेश आ गया। प्लास्टिक छड़ पर रेशम पर आवेश ऋणात्मक आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा भी कोई भी वस्तु है, कोई चीज है, वो आवेशित है या नहीं, उसका पता कैसे लगाए जाते हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है बेटा एक विद्युतदर्शी। इस पूरे सिस्टम का नाम है विद्युतदर्शी। इसके अंदर क्या होती है, एक चालक रोड होती है, चालक छड़ होती है। चालक का मतलब जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। और इसके जो अंतिम सिरा है उस पर ऐसे दो पत्तियां लगी होती है, जो होती है सोने की, गोल्ड की। अब क्या होता है, जब कोई भी ऐसे इसके साथ कोई ज्यादा चार्ज वाली वस्तु को लाया जाता है तो ये चार्ज, इसको बोलते हैं चालन, हाई टू लो। मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो दो तीन तरीकों से जा सकता है, इनमें से एक तरीका है जिसका नाम है चालन। चालन का मतलब होता है अगर इसके अंदर करंट है, मैं इसके साथ लगाऊंगा, इसके अंदर करंट नहीं है तो चार्ज उसमें ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ और ये रोड के थ्रू इन पत्तियों पर आ गया। ठीक है, अब अगर ये पत्तियों पर आ गया, ये धनावेशित था तो ये धनावेशित होगा, तो ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर दूर करेगा। यानी कोई चीज इसके साथ लगाने पर अगर ये पत्तियां चौड़ी हो रही है, दूर दूर हो रही है, तो इसका मतलब वो चीज क्या है, आवेशित है। अब कैसी है, धनावेशित है ऋणावेशित नहीं पता, सिर्फ इतना पता कि आवेशित है, क्योंकि धनावेश आएगा तो भी दूर दूर होगी, क्योंकि धनावेश एक दूसरे को दूर करता है, और ऋणावेश आएगा तो भी दूर दूर होंगे, यानी ऋणावेश को दूर दूर करता है। आ गया समझ। अब इसके साथ ही अगर मान लेते इसको मैंने धनावेश से जोड़ दिया, पत्तियां दूर दूर हो गई, इसको मैंने वापिस हटा लिया इस चीज को, उसके बाद में ऋणावेश लेके आया, वो टच किया, तो अब ऋणावेश क्या करेगा, उस धनावेश को न्यूट्रल करेगा, यानी अब ये पत्तियां वापिस आने लग जाएगी। ये सारा सिस्टम है जिसका नाम है विद्युतदर्शी। आ गया होगा समझे ये। अब चलते हैं आगे। अब नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर जो पदार्थ होते हैं, आवेश के नजरिए से देखें तो दो प्रकार के होते हैं, हालांकि चार प्रकार के होते हैं, पर आपके लेवल में दो प्रकार के हैं। आवेश के नजरिए से देखें तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है चालक और एक होता है विद्युतरोधी, और विद्युतरोधी का दूसरा नाम है कुचालक। अब कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि चार्ज हमारे थ्रू पास हो सकता है, यानी हमारे अंदर से आगे जा सकता है, उनको बोलते हैं बेटा चालक। और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज को, आवेश को आगे जाने नहीं देते, उसको बोलते हैं बेटा कुचालक या विद्युतरोधी। अब जो चालक होते हैं, जिसका एग्जांपल आप देख रहे हो, जैसे मान लो ये अपना लोहे का तार है, चांदी का तार है, तांबे का तार है, पानी में से करंट आ सकता है, जिस जिस चीज में से करंट आ जाता है वो सारे चालक हैं। हालांकि कोई कितना पास करेगा, कितना चालकता दर्शाएगा, वो डिपेंड करता है, आगे पढ़ेंगे। और दूसरा जैसे लकड़ी है, लकड़ी में करंट नहीं आता, प्लास्टिक में करंट नहीं आता, रबर में करंट नहीं आता, तो ये सारे हैं कुचालक। तो ये दो प्रकार के पदार्थ हो गए बेटा। जैसे ये देखो, वो पदार्थ जो आसानी से अपने अंदर से विद्युत को प्रभावित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे धातु है, हमारा शरीर है, जंतु का शरीर है, पृथ्वी भी एक चालक है। और कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, ये जो है वो, और ज्यादातर अधातु है, अपने अंदर से करंट को, विद्युत को प्रभावित नहीं होने देती, उच्च प्रतिरोध दर्शाती है। प्रतिरोध का मतलब रुकावट दर्शाती है, तो ऐसे को बोलते हैं कुचालक या विद्युतरोधी। ठीक है। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लेते ये मेरे पास कॉपर यानी तांबे की छड़ है, इसको मैंने जैसे ही आवेश दिया तो ये चार्ज, सारा आवेश इस पे एक जैसे वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और अगर ये प्लास्टिक की, ये ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास
ये कागज है कोई, या ये रबर मान लेते हैं, ये रबर है, इसको मैंने कहीं पे आवेश दिया बेटा, तो वो जो आवेश है वो इसकी सतह पे रहेगा, वितरित नहीं होगा आगे। ये नोट करने वाली बात है। यानी किसी चालक को अगर आवेश दिया जाता है तो उस पूरे में समान रूप से वितरित हो जाता है, और अगर किसी कुचालक को यहाँ पर दिया जाता है तो वो यहीं पे रहेगा, आगे वितरित नहीं होगा, क्योंकि कुचालक का प्रतिरोध ज्यादा होता है। कुचालक रुकावट करता है, आने वाले आवेश को आगे जाने ही नहीं देता। ये समझ में आ गया होगा शायद। अब इसके बाद में एक और होता है बेटा जिसको बोलते हैं अर्धचालक। चालक हो गया, कुचालक हो गया, एक अर्धचालक होता है, एक सुपर चालक और आएगा, वो बीएससी के अंदर आता है। अर्धचालक वो होते हैं जो चालक से और कुचालक के ठीक बीच में होते हैं। अब चालक तो क्या बोलते हैं, करंट को अपने अंदर से जाने देते हैं। कुचालक बोलते हैं कि हम नहीं जाने देंगे। जो अर्धचालक होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, जाने तो देते हैं लेकिन कम जाने देते हैं, यानी इन दोनों की रेंज के बीच में। अब कोई चीज किसी चीज को अगर अपने अंदर से फ्लो होने देती है, बहने नहीं देती है, पास होने देती है, तो इसको बोलते हैं चालकता। और अगर रुकावट करती है तो उसको बोलते हैं प्रतिरोध। आवेश की अगर रुकावट होती है तो उसको प्रतिरोध बोलते हैं, और बहने देती है तो उसको बोलते हैं चालकता। तो अब कोई चीज ऐसे हो सकता है बेटा, मेरे पास एक रोड ये तांबे की है, एक लकड़ी की है, तो इसकी तो चालकता ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है। अब कोई ऐसा भी पदार्थ हो सकता है जिसका चालकता भी कम हो, प्रतिरोध भी कम हो, है ना। तो अब इस हिसाब से अगर मैं आपको तीन चीजें बताता हूं जो आपको नोट करनी है। तीन प्रकार के पदार्थ मैंने आपको बता दिए। एक तो था चालक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, चालकता इसकी ज्यादा हो जाएगी, चालकता ज्यादा, ठीक है। और प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये रुकावट नहीं करता तो क्या होगा, प्रतिरोध हो जाएगा इसका कम या बहुत कम, और चालकता उसकी जगह बहुत ज्यादा लिख सकते हो। दूसरा हो जाएगा बेटा कुचालक जिसको बोलते हैं, या दूसरा नाम यूज किया जाता है विद्युत रोधी। विद्युत मतलब आवेश एक तरह से, रोधी मतलब रोकने वाला, प्रतिरोध करने वाला। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, चालकता कम हो जाएगी, चालकता कम और प्रतिरोध ज्यादा। क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। अब कुछ ऐसे आते हैं जिनकी चालकता भी इन दोनों के बीच में होती है कहीं पे, और प्रतिरोध भी इन दोनों के बीच में होता है, यानी वो आते हैं अर्धचालक, इनको बोलते हैं अर्धचालक। कौन से होते हैं बेटा, वो होते हैं जिनकी चालकता चालक से तो कम होती है, विद्युत रोधी से ज्यादा होती है, और प्रतिरोध चालक से तो ज्यादा होता है और विद्युत रोधी से कम होता है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में चलते हैं आगे, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो कमेंट जरूर कर दें। ये लो जी, इसके एग्जाम्पल आपने कुछ देखे होंगे, जैसे सूखे बालों से कंघी रगड़ के कागज के टुकड़े को उठाया जाता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, डस्ट पार्टिकल को, धूल कणों को आकर्षित करने लग जाता है, ठीक है। कुछ आवेशित होती हैं चीजें और कुछ नहीं होती। अब इसीलिए क्या करते हैं, जब अपने मतलब प्लास वगैरह का यूज किया जाता है बेटा, तो उसके ऊपर जो रबर चढ़ाया जाता है ना, वो विद्युत रोधी का होता है, प्लास्टिक का होता है, क्योंकि करंट उसको हमारी बॉडी के साथ आने नहीं देता वो करंट। और जबकि वो जो प्लास है वो लोहे का बना हुआ, वो चालक है, उसके अंदर से करंट आएगा। इसलिए बोलते हैं कि जब भी बिजली का काम करो तो हाथों के अंदर ग्लव्स लगे होने चाहिए, क्योंकि जो ग्लव्स होते हैं वो किसके होते हैं बेटा, विद्युत रोधी के होते हैं। अब चलते हैं आवेश के गुण। अब मैंने आपको बता दिया था कि आवेश एक प्रकार की राशि है जो दो प्रकार की होती है। वैसे आवेश एक राशि है जो दो प्रकार की होती है, धनावेश और ऋणावेश। अब उस राशि के आगे क्या गुण होंगे वो समझते हैं बेटा। पहला तो अपने गुण देख लिया कि धनावेश और ऋणावेश जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी अगर इतना ही प्लस चार्ज है, इतना ही माइनस चार्ज है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस को खत्म कर देगा या माइनस वाला प्लस को खत्म कर देगा। यानी ये ठीक वैसा ही है, जितनी मेरे पास सेविंग है उतना ही मेरे पास कर्जा है, तो कुल मिला के मैं न्यूट्रल हो जाता हूं। जब ऐसा हो जाता है
तो जिस पे प्लस आवेश ज्यादा तो उसको बोलते हैं बेटा धनावेशित वस्तु, जिस पे माइनस आवेश ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऋणावेशित वस्तु, और जिस पे ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है या दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं उसको बोलते हैं उदासीन वस्तु, न्यूट्रल। अब समझते हैं जो गुण आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाला है जिसका नाम है आवेशों की योज्यता। योज्यता क्या बोलती है बेटा, मान लेते हैं कि मेरे पास इतना ही प्लस आवेश है, इतना ही माइनस आवेश है, और मेरी वही कर्जे वाली बात, जैसे मैंने बोला इतना कर्जा है इतनी सेविंग है, तो कुल मिला के जब अपने निकाला जाता है तो प्लस माइनस साइन के साथ निकाला जाता है, बीजगणितीय योग होता है। यानी जैसे मान लेते कोई भी सिस्टम अपने पास, ये लीजिए मान लेते हैं ये अपना कोई प्लेट पड़ी है बेटा, सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर प्लस का है 2, प्लस का है 3, माइनस का है 3, माइनस का 1, प्लस का है 5। तो जब इस पूरे सिस्टम का निकालेंगे पूरे तंत्र का, तो इसका जो टोटल होगा वो टोटल आएगा बेटा प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, यानी कुल मिला के प्लस का तो अपने पास हो गया 10 और माइनस का हो गया 4, तो कुल मिला के अपने पास बचेगा प्लस का 6। यानी कुल मिला के वस्तु क्या है, धनावेशित है। तो अगर Q1, Q2, Qn है तो इन सभी का क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग हो जाएगा। ये है आवेशों की योज्यता। दूसरा, आवेश संरक्षित रहता है, ये नोट करने वाली बात है। जैसे मान लो बेटा अभी प्रैक्टिकल के अंदर क्या किया था, प्लास्टिक की कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, तो इस पर गुण आ गया धनावेश, ठीक है, इस पे धनावेश आ गया, तो क्या ये पैदा हुआ, नहीं, इससे रगड़ने से इससे इस पर आ गया, इससे इस पर आ गया, या किसी वस्तु से रगड़ने पर एक से दूसरे पे चला जाता है, तो क्या हमने उत्पन्न किया, नहीं। तो जो चीज हम बना ही नहीं सकते वो अपने खत्म भी नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं आवेश का संरक्षण। यानी आवेश जो है वो परस्पर रगड़ने पर एक वस्तु पर जितना प्राप्त करती है वो दूसरा उतना ही खो देती है, यानी जितना इसको मिला उतना उसमें से कम हो गया, जितना इस पर धनावेश आया उतना दूसरे से कम हो गया, और इसलिए कुल मिला के जो आवेश है वो क्या रहता है बेटा, संरक्षित रहता है। यानी इसको ना तो अपने उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न या नष्ट करना संभव नहीं है, ठीक है। और कभी कभी प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है, जैसे कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है, ये देखिए, यानी एक घटना ऐसी होती है जिसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, एक न्यूट्रॉन जो होता है वो उससे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि पहले आवेश न्यूट्रॉन पे क्या होता है, 0 होता है, और प्रोटॉन पे क्या हो जाए, प्लस का बन, इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाए, माइनस का बन, तो कुल मिला के इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप ये समझ लो कि ये लीजिए अपने पास ये न्यूट्रॉन था, इस पे कुल मिला के आवेश 0 था, इससे 2 पार्ट बन गए बेटा, एक तो प्रोटॉन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बन गया, इस पर क्या होता है प्लस का बन, इस पे क्या होता है माइनस का बन, तो कुल मिला के फिर क्या हो गया 0। तो यानी आवेश को आप ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, इसको बोलते हैं आवेश का संरक्षण। ये लो जी। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाला, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट हुए थे मैक्स प्लांक, वो ऊर्जा के बारे में बता रहे थे कि ऊर्जा जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जाती है, उसको बोलते हैं क्वांटा। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो पैकेट की फॉर्म में जाती है। जैसे मान लेते कोई चीज गर्म करते हैं, अपने गर्म करने पर अपने जैसे सर्दियों के अंदर हाथ वगैरह तपाते हैं, तो उस आग से हमारे पास ऊर्जा आती है तो वो पैकेट की फॉर्म में आती है। इसको प्रूव किया था मैक्स प्लांक ने। बाद में इस पे और आप सेकंड फिजिक्स के अंदर आपको मैं डीपली बताऊंगा। तो इसी हिसाब से इसी चीज को रॉबर्ट मिलिकन नाम का एक बंदा था, उसने सोचा कि अगर ऊर्जा ऐसे पैकेट की फॉर्म में जाती है तो क्या आवेश भी जाता होगा। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए बेटा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, मिलिकन तेल बिंदुक प्रयोग बोलते हैं उसको, वो प्रयोग किया और उसने देखा
क्या देखा बेटा कि किसी वस्तु पर जो टोटल आवेश होता है वो हमेशा इस प्रकार दर्शाया जाएगा, यानी पैकेट की फॉर्म में होगा। पैकेट की फॉर्म में का मतलब क्या होगा, ये सिंपल सी बात, जैसे अपने शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं तो अपन बोलते हैं ना बेटा 5 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, 7 किलो चीनी दे दो, कभी ऐसे बोलते हैं। चीनी में तो फिर भी बोला जाता है 1.5 किलो 2 किलो ऐसे। तो यानी अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वो पैकेट की फॉर्म में होगा, ऐसे 5 पैकेट, 7 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट, इस पैकेट को बोलते हैं बेटा क्वांटा। लेकिन ये पैकेट जो है वो कभी ऐसे नहीं हो सकता 3.5 पैकेट या 2.25 पैकेट, 3/2 पैकेट, 1.7 पैकेट, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे पूरे पैकेट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंप्लीट पूरा पूरा। तो यानी किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो होगा बेटा Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे E क्या बेटा, एक पैकेट का चार्ज है। एक पैकेट का चार्ज होता है यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, यानी 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये कूलाम क्या है, चार्ज को मेजर करने की, मापने की इकाई। अगर ये मान लेते हैं ये वस्तु है बेटा, इसके पास 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट है और माइनस वाले हैं, तो इसका मतलब इसके पास क्या हो जाएगा 4 गुना 1.6 इंटू 10 पावर -19 और इसके साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे पैकेट माइनस वाले हैं। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा बेटा N इंटू E। ये क्या हो गया बेटा, एक पैकेट का चार्ज, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और N मतलब कितने, 4 पैकेट है। और इसी हिसाब से अगर प्लस के पैकेट होंगे, प्लस के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा N इंटू प्लस का E, और ये हो जाएगा N इंटू माइनस का E। ये कुल चार्ज आएगा, चार्ज को डिनोट करते हैं अपने Q से, कुल चार्ज। तो इसका मतलब चार्ज कभी भी जाता है तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर माइनस चार्ज होता है तो इसका नाम होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, और प्लस होता है जिसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। क्या नाम होता है, पॉजिट्रॉन। तो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो हमेशा Q इज इक्वल टू NE होगा, यानी मूल इकाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का परिमाण है। यानी या तो बहुत 5 7 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वो अगर कोई चीज ऋणावेशित है, ये वाली ऋणावेशित है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये धनावेशित है तो इसका मतलब इसके पास 4 क्या है, पॉजिट्रॉन है। आगे समझे, यानी पैकेट की फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं हो सकता 3.5 इलेक्ट्रॉन कहीं पे गए, 3.7 इलेक्ट्रॉन कहीं पे गए। ये मिनिमम फिक्स है कि 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा ही होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, तो रॉबर्ट मिलिकन ने 1912 में इसको क्या किया बेटा, प्रूव कर दिया कि ये आवेश जो है वो क्वांटीकरण को फॉलो करता है। यानी अगर आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो भी ऐसे जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, या 10 पॉजिट्रॉन, 20 पॉजिट्रॉन, 50 पॉजिट्रॉन। आगे समझे। इसके बाद में अब आवेश की बात आ गई तो आवेश को मापा भी जाएगा, मेजर किया जाएगा, है ना। माप तोल तो करना पड़ेगा, कोई चीज अपने पास है। तो आवेश के जो मापने की इकाई है, ये तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता लग गया ये होता है, और पॉजिट्रॉन का इसके साथ बस प्लस लग जाएगा, ठीक है। आवेश को जो मापने की इकाई है वो है बेटा कूलाम। कहां पे गया, ये लो कूलाम, क्या नाम है, कूलाम। अब ये कूलाम कौन है, कूलाम नाम का एक वैज्ञानिक था जो जिसके बारे में इसी चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, तो उसके नाम से लिया गया कूलाम। अब ऐसा भी पूछा जाता है कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, इतने होते हैं। जैसे इसमें देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा Ne, एक कूलाम का मतलब 1 हो गया, N इंटू एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये इसके डिवाइड में आएगा तो N की वैल्यू अपने पास सॉल्व करेंगे तो इतनी आ जाएगी 6 इंटू 10 पावर 18। अब एक कूलाम आवेश ज्यादा होता है तो अपने छोटी राशियों में मेजर कर सकते हैं, जैसे माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम कितना होता है बेटा 10 की पावर -6 कूलाम, यानी बहुत छोटा। और मिली कूलाम यानी 10 की पावर -3 कूलाम को बोलते हैं, या नैनो कूलाम भी हो सकता है जिसको NC बोलते हैं, तो 10 की पावर -9 कूलाम। आगे समझे। अब चलते हैं आगे।
अब मान लेते हैं कोई भी वस्तु है बेटा अपने पास, वो प्लेट वाली बात करते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास कोई वस्तु है, इस पे माइनस के इलेक्ट्रॉन है, ये लो जी माइनस का इलेक्ट्रॉन, और प्लस के पॉजिट्रॉन भी है दो, ठीक है। तो इस पे कुल मिला के चार्ज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा N1 इंटू माइनस का ई प्लस N2 इंटू प्लस का ई। आगे समझे, ये तो अपने पास कुल क्या आ जाएगा ऋणावेश, ये क्या आ जाएगा कुल धनावेश, और कुल मिला के जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपके लाइन के अंदर दिया गया। आगे चले, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, माइक्रो कूलम का इतना हो जाएगा, ये सब आप थ्योरी के अंदर पढ़ लेना। अब एक एग्जांपल देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल नहीं करवाए जाते, तो अपने न्यूमेरिकल देखते हैं। और एक मैं टाइम भी देख लेता हूं थोड़ा, ठीक है। देखो यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड पर स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। यानी एक वस्तु है अपने पास, ये लीजिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे 10 की पावर 9 1 सेकंड में जा रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से। तो अब देखो बेटा 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं 10 की पावर 9, तो 1 सेकंड में आवेश कितना जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा n इंटू ई, इतना आवेश जा रहा है। और अपने को भेजना कितना बेटा 1 कूलम, टोटल कितना भेजना है 1 कूलम। तो 1 कूलम को क्या कर देते हैं इसके साथ इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 सेकंड में तो इतना जा रहा है, 1 सेकंड में कितना जा रहा है 1.6 इंटू 10 पावर -10, और 1 कूलम भेजना है तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपने पास कुल मिला के आ गया। यहाँ पे देखो बेटा इतना आएगा, इतना सेकंड आएगा, इसको 365 से भाग कर दिया, 24 से भाग कर दिया, 3600 से भाग कर दिया, तो साल में बदल दिया तो 198 सेकंड साल आ जाएगा। यानी एक कूलम आवेश इतना ज्यादा है कि अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन भी अगर दूसरी वस्तु पे जाए तो एक कूलम जाने के अंदर 198 साल लग जाएंगे। इसलिए माइक्रो कूलम, मिली कूलम वगैरह यूज करते हैं बेटा। आ गया समझे, ठीक। ऐसा ही एक एग्जांपल और है, एक कप जल में कितने धन और ऋण आवेश हो सकते हैं या होते हैं। तो अपने मान लेते हैं कि एक कप का जो द्रव्यमान है 250 ग्राम है, जल के एक अणु का द्रव्यमान होता है वो 18 होता है, H2O, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 18 हो जाएगा। अब इस प्रकार एक मोल में कितना हो जाएगा बेटा, अणु देखो एक मोल में इतने होते हैं और द्रव्यमान अपने पास कितना है 18 है, तो इससे पहले मोल बना लो, 250 को 18 से भाग किया तो ये मोल बन गए, है ना। कुल भार बटा में एटॉमिक भार यानी परमाणु द्रव्यमान, इसको और इसके साथ ये नंबर ऑफ क्या बन गए बेटा पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये तो नंबर आए हैं। अब इसको मैंने क्या कर दिया बेटा एक कूलम से मल्टी कर दिया, ये लो ये लो, तो इसके बाद ये अपने पास हो जाए। अब आते हैं बाबा कूलम के पास, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया बेटा, एक प्लास्टिक कांच की रोड ली, एक और कांच की रोड ली, इसको रगड़ा रेशम के कपड़े के साथ, इसको भी रगड़ा। जब दोनों को पास में लेके आया तो इसको दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। और जब प्लास्टिक और कांच वाली को पास लेके आया तो दोनों आकर्षित करने लगे। तो इसका मतलब प्रतिकर्षण धक्का दे रहा है या खींच रहा है, तो वो एक बल लग रहा है। अब वो बल कितना लगेगा तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके कूलम नाम के बंदे ने बताया कि वो जो बल लगता है यानी प्लस और माइनस चार्ज, यानी प्लस का क्यू है या माइनस का क्यू है, इन दोनों के बीच में चाहे तो इन दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा, प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में क्या लगेगा बेटा प्रतिकर्षण लगेगा, माइनस क्यू के बीच में क्या लगेगा बेटा प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसने प्रूव किया ये चीज कि किन्हीं दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला बल है वो समानुपाती होता है बेटा दोनों चार्जों के गुणनफल के परिमाण के, और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं बीच की दूरी के वर्ग के। ये लो जी, अब दोनों को मिक्स करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, ये लो जी कहां पे गया, ये
तो कूलम क्या बोला बेटा कि दो चार्जों के बीच में जो लगने वाला बल है दो आवेश के बीच में ये हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे तो अपने पास एक कांस्टेंट लगता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नियतांक लगेगा। ठीक है, अब ये K है, इसकी भी तो आगे एक नई वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होती है ये भी समझने वाली बात है। मान लेते ये रोड है, ये रोड है, ये दूसरे एक दूसरे को खींच रही है या एक दूसरे को धक्का दे रही है। अगर खींच रही है तो ये जो मीडियम है इसके बीच में कोई मतलब हवा है या जो भी चीज है वो नहीं चाहती कि ये दोनों एक दूसरे को खींचे। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि ये जब एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा बेटा? बीच का मीडियम डिस्टर्ब होगा, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। तो यानी वो क्या करता है? इन दोनों का प्रतिरोध करता है, यानी इस लगने वाले आकर्षण का या लगने वाले प्रतिकर्षण का क्या करता है? विरोध करता है। इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। निर्वात की जो होती है ये इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया भाई, ये लो, और इतना सारा ये लो। जो f की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी f की वैल्यू अपने पास क्या आई थी बेटा? मैं यहां पे कर देता हूं। f की वैल्यू अपने पास आई थी f इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा अगर मैं इसको भी एक कर दूं, इसको भी एक कर दूं, इसको भी एक कर दूं, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? k आ जाएगा। ठीक है, यानी दो चार्जेस के बीच में, दोनों चार्जेस 1 कूलम के है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 1 है, तो F इक्वल टू K हो जाएगा। तब इसकी वैल्यू जो निकाली थी वो लगभग इतनी आएगी, नोट कर लेना, 9 गुना 10 की पावर 9। और इस ये याद कर लेना बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये पूछा जाता है बहुत बार। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू निकालनी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और Q1 Q2 इसके भाग में आ जाएगा, तो अपने पास K क्या आ जाएगा बेटा? F आर स्क्वायर अपॉन Q1 गुणा Q2। अब इसकी यूनिट बना लो, इसकी F की न्यूटन बन जाएगी, R की मीटर स्क्वायर बन जाएगी, बटा में कूलम स्क्वायर, ये यूनिट पूछी जाती। तो ये अपने पास K की वैल्यू आ गई और K की वैल्यू इतनी होती है। अब ये K की वैल्यू जो है वो आगे और होती है बेटा, ये रहा। इस K को क्या बोला जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं बेटा? मुक्त आवेश या निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है ये होता है बेटा, ये नोट कर लेना। और इसकी यूनिट बहुत बार पूछी जाती है, ये वाली, ये यूनिट, ये वैल्यू और ये यूनिट याद कर लेना। अब चलते हैं बेटा, अब आपको पता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है तो एक प्रकार का बल है, और जो बल होता है वो एक सदिश राशि है। तो अब अपने कूलम नियम को सदिश फॉर्म में पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो ये एक दूसरे को, ये देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? इसने दिया नहीं, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ये लीजिए। अब मान लेते हैं अपने पास चार्ज ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? प्रतिकर्षित करेंगे। और ये अपने पास माइनस का हो गया, ये अपने पास प्लस का हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखना अपने पास? इसको सदिश निरूपण अपने कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, मान लेते हैं यहां पर निर्देश तंत्र के हिसाब से देखते हैं, ये लो, यहां पर अपने पास Q1 हो गया, यहाँ पे Q2 हो गया। अब इसका स्थिति सदिश बन जाएगा R1, इसका स्थिति सदिश बन जाएगा R2, और इसका जो बनेगा वो बन जाएगा बेटा R12 भी लिख सकते हो अगर इसके हिसाब से देखते हो तो, और R21 भी लिख सकते हो अगर इसके हिसाब से देख सकते हो तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट फोर्स लगेगा
बल जो लगेगा वो क्या लगेगा, एक तो लगाएगा Q1 Q2 पर, तो लग जाएगा बेटा F21, यानी 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्केयर। और अब ध्यान रखना बल की एक दिशा है, कौन, देखो बेटा 2 पर 1 लगा रहा है, 2 पर 1 लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा R21 कैप, दिशा देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कैप क्या है, इकाई सदिश हो गया। अब इसी हिसाब से F12 आएगा, वो क्या आएगा बेटा, वो आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्केयर और 12 का कैप। अब नोट करने वाली बात है कि प्लस का 5 है माइनस का 3 है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है, तो ये भी उतना ही लगा रहा है और ये भी उतना ही लगा रहा है, नोट करने वाली बात है, बड़े छोटे का मतलब नहीं है यहाँ पर, यानी Q1 Q2 के मल्टी के प्रोपोर्शनल है, ये गुणा के समानुपाती है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स वो लगा रहा है उल्टा, और यही क्या है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या बोलता है बेटा, प्रकृति में प्रत्येक क्रिया की उतनी ही प्रतिक्रिया होती है, जितना बल लगता है उतना ही ऑपोजिट बल लगता है, उल्टा बल लगता है। तो ये हो गया बेटा, ये अपने पास आ गया समझ में, ये लो, यानी F12 जो आएगा वो इसके बराबर आ गया और F21 भी इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 12 का स्केयर है तो वहां पे 21 का स्केयर आ जाएगा दोनों, यानी ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। आ गया समझे। अब फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, दो विद्युत आवेश दिए के बीच में स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम, और दोनों ठीक है, ये दिया हुआ आपको क्या दिया है, दो आवेश दिए हुए हैं बेटा, तो दो, एक तो दिया प्रोटॉन एक दिया इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में अपने को क्या करना है बेटा, आकर्षण बल निकालना है, और उसके बाद में शायद गुरुत्वाकर्षण बल और अभी जो कूलाम बल है उनका अनुपात निकालना है। तो आपको पता है Fe का मतलब क्या होगा बेटा, Fe का मतलब हो गया विद्युत बल या जिसको बोलते कूलाम बल, वो क्या आ जाएगा बेटा माइनस साइन, कैसे आया देखो, अपने पास अभी था F इक्वल टू क्या था K Q1 Q2 अपॉन R स्केयर, तो F इक्वल टू क्या है बेटा Q1 यानी प्लस का ही प्रोटॉन हो गया, माइनस का ही इलेक्ट्रॉन हो गया और अपॉन R स्केयर, और K आएगा, तो यहां से माइनस आ गया, माइनस साइन क्या दर्शाता है, माइनस साइन बोलता है कि आकर्षण बल है, तो क्या बन जाएगा बेटा K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाली, ये आ गई। और गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण बोलता है बेटा बल बोलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगेगा, तो G M1 अपॉन R स्क्वायर आ गया, इन दोनों का अनुपात निकालना था, यानी Fe अपॉन Fg, तो E स्क्वायर अपॉन ये आ गया, और इन सब की आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 8.8, 5 इंटू 10⁻⁻12, जी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सारी की कैलकुलेशन करने के बाद में इतना आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात Fe अपॉन Fg, यानी कौन सा कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बल है, दोनों का अनुपात है, उसकी कोई लिमिट यूनिट नहीं आएगी बेटा, ये लगभग इतना आ जाएगा, ये आ गया होगा समझ में आपको। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है बेटा, जो चीज आपको नोट करनी है, पहली बात जो कूलाम का नियम है वो स्थिर आवेशों पर लगता है, एक तो आवेश क्या होना चाहिए स्थिर होना चाहिए, गतिमान के लिए उतना कारगर नहीं है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, ये लिमिट है इसकी, स्थिर आवेश होना चाहिए, दूसरा बिंदु आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश का मतलब पॉइंट चार्ज, ठीक है, ऐसे पॉइंट प्लस का 5 कूलम माइनस का 3 कूलम, ऐसे बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक है। ये लीजिए। अब इसके बाद में एक चीज और बता देता हूं, आपका इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाता है बेटा कि एक गोला है उस पर आवेश है, ऐसे न्यूमेरिकल आता है, और एक और गोला है उस पर आवेश है, तो आप इस गोले को एक बिंदु मान के चलेंगे, एक छोटा सा गोला है तो इस पर प्लस का 5 कूलम है,
और इस पर माइनस का 3 कूलम है मान लेते हैं, तो इसको अपने एक बिंदु मान के चलेंगे, इसको भी बिंदु मान के चलेंगे, तो गोलों पर अपने लगा सकते हैं। यानी अगर जैसे ये गोला है, ये गोला है, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 2 हो गया, है ना, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो Q1 Q2 इस पर लगाया जा सकता है। ये समझ में आना चाहिए आपको। ये था कूलम का नियम। ये देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वो लगाया जा सकता है। अब बहुल आवेशों के बीच में बल, 2 या 2 से ज्यादा आवेश हो तो क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण सिद्धांत। क्या बोलता है बेटा, अगर ये तो 2 आवेशों के बीच में बल लगा रहे थे तो अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सर 2 ही आवेश है, लगा दिया K Q1 Q2 पर R स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज रखा है बेटा Q0, यहाँ पे रखा है Q1, यहाँ पे रखा Q2, यहाँ पे रखा Q3, यहाँ पे Q4, तो इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो सभी अलग अलग लगने वाले बलों के योग के बराबर होगा। यानी F पर लगने वाला कुल बल होगा, F नेट जो होगा वो आएगा बेटा F 01 प्लस F02 प्लस F03 सो ऑन F0n। इसका मतलब 0 पर कौन लगा रहा है? 1 वाला जो लगा रहा है, इस पर 1 वाला जो लगा रहा है, प्लस में 2 वाला जो लगा रहा है, प्लस में 3 वाला जो लगा रहा है, कुल मिला के सभी बलों का योग होता है। इसको बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। जैसे मान लो 1 वाला लगाएगा, वो क्या लगाएगा बेटा, वो लगाएगा बेटा K Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 कैप, क्योंकि डायरेक्शन है, ये सारी सदिश राशि है तो इनका योग भी जो सदिश योग होगा। प्लस में F नेट निकाल रहा हूं बेटा, F टोटल आएगा Q2 सॉरी अरे F K Q2 Q नोट अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का कैप, ऐसे ऐसे करते n तक जाएगा। तो कुल अब जो कॉमन आ रहा है K कॉमन आ रहा है और Q0 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो K Q0 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया बेटा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर 01 का R01 का कैप, ये इकाई सदिश, प्लस में Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का कैप, सो ऑन ऐसे। और इसी को आप सिग्मा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं बेटा। किसकी फॉर्म में? सिग्मा की फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। कैसे करेंगे? K Q0 तो बाहर आ गया, इसको सिग्मा लगा दो बेटा, सिग्मा QI अपॉन R0I का स्क्वायर और 0I का R0I का कैप, और I की वैल्यू 1 से लेकर I की वैल्यू n तक। यानी जब 1 रखोगे तो पहला ये वाला आ गया, 2 रखोगे प्लस में ये वाला आ गया, और सिग्मा का मतलब प्लस होता है, और 3 रखोगे तो ऐसे करके ये, इसको बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। अब ये प्रश्न इसकी परिभाषा पूछी जाती है, अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो इसको 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। पहले वाला ये बोलता है कि अगर एक आवेश पे लगने वाला जो कुल बल है ना, एक सिस्टम के अंदर, एक तंत्र के अंदर, निकाय के अंदर लगने वाला कुल बल है, वो अलग अलग लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। लेकिन इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको बताता हूं, जो बीएससी लेवल की डेफिनेशन है, वो क्या बोलती है बेटा, देखो बेटा ये Q था, इस पर Q1 ने लगाया बल, इसने Q2 ने भी लगाया, Q3 ने भी लगाया, अब ये वाला लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है, तीनों को ऐड कर दिया तो F नेट आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को, इन दोनों के बीच में लगने वाले बल ने कोई प्रभाव नहीं डाला। यानी 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को तीसरे आवेश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। अच्छी डेफिनेशन ये है कि अध्यारोपण सिद्धांत को क्या बोलते हैं ना, कि अगर किसी सिस्टम के अंदर, निकाय के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आवेश है, तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कोई अन्य आवेश की उपस्थिति प्रभावित नहीं करती। ये हो गया अपना अध्यारोपण सिद्धांत। चलते हैं आगे, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें। आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर
बिल्कुल धीरे धीरे करवा रहे हैं, लेकिन बेटा शुरुआत के अंदर आपको ऐसे ही करवाना पड़ेगा। फिर करते करते ये देखिए बेटा ये सारा आ गया और ये सिग्मा फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब अपने Q 0 पर लगाया था, इसने 1 पर लगाया, इसलिए 1 2 1 3 1 3, अपने 0 1 0 2 0 3। अब मान लेते हैं ये देखो न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल, 3 आवेश है Q1 Q2 Q3 जो कहां पे रखे हुए हैं ए बी और सी, और इसके अंदर कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और आपको पूछा गया है कि इस पॉइंट पर कुल बल कितना लगेगा, तो आपको पता है जो ये लगाएगा जो ये लगाएगा जो ये लगाएगा कुल मिलाकर उतना ही लगेगा। देखो F1 क्या लगेगा, कहां पे रखा हुआ है, Q1 Q2 Q3 रखा हुआ है, और Q Q Q तीनों समान है ना, तीनों समान है, लगा दो बेटा बल। अब यहां पे अपने पास होना चाहिए, नोट कर एक सेकंड, तो यहां पे जो चार्ज रखा है बेटा समझते जाना, इस पे ये वाला चार्ज कैसे बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये वाला कैसे लगाए, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपने पहले डिस्टेंस जो चाहिए ना, इस बिंदु की दूरी चाहिए, दूरी, क्योंकि Q1 Q2 का तो जुगाड़ अपने पास है, ये दूरी चाहिए बेटा। दूरी के लिए सबसे पहले इसका निकालेंगे शीर्षलंब, जिसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब होता है आजा भाई कहां पे, ये लो, √3/2a, ये याद हो तो, नहीं तो ऐसे ये L है बेटा, ये L/2 हो जाएगी, ठीक है, ये L/2 हो जाएगी। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये सारी निकाल लो, ये सारी अपने पास ये आ जाएगी। और उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आपको पता हो नहीं पता हो, जो केंद्रक होता है वो क्या करता है बेटा, इस माध्यिका को 2:1 में काटता है, यानी ऊपर वाली डिस्टेंस 2:1, यानी ये हो जाएगी 2/3 इंटू √3/2L, जो कट रहा है काट दो बेटा, ये कैंसिल आउट होके L/√3 आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी अपने, ये वाली, ये L/√3 आ जाएगी, ये भी L/√3 आ जाएगी, ये भी L/√3 आएगी। आ गया समझे, ये देखिए आप ये किया हुआ है अपने पास, ये आ गया शीर्षलंब आ गया, और ये L/√3, ये देखिए। अब ये लगा लिया बेटा, ए पर बल F1 लगा लिया, F2 लगा लिया, F3 लगा लिया, और इन तीनों का क्या कर दिया, टोटल कर दिया, F1 F2 F3 कुल मिला के। और ये डायरेक्शन बेटा साथ में लेके चलनी है, स्थिति सदिश लगाना पड़ेगा, तो कुल मिला के ये जो है अपने पास बल लगेगा, ये नोट करने वाला। और यह स्पष्ट है कि उन तीनों बलों का योग 0 होगा, ये कुल मिला के 0 हो जाएगा, नोट कर लेना बेटा। ये देखो न्यूमेरिकल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, Q1 आ गया Q2 आ गया, डिस्टेंस अपने पास आ गई, और तीनों को जोड़ देना बेटा, और यहाँ पे कुल मिला के ये अपने पास आ जाएगा। ये F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, और बलों F2 और F3 का परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम अनुसार ये हो जाएगा, यानी इसका और इसका रिजल्टेंट ये आएगा, और ये एक प्रतिकर्षण बल और लगेगा, इसका और इसका रिजल्टेंट आएगा ना बेटा, परिणामी ये आएगा, और इसकी डायरेक्शन तो ये होगी, और ऊपर वाला लगा रहा है उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ये कर लेना बेटा। इसके बाद में चलते हैं आगे, ये न्यूमेरिकल और है एक, चाहो तो आप कर लेना डायरेक्शन के साथ। इसके साथ चलते हैं विद्युत क्षेत्र, अब नई चीज से मिलते हैं विद्युत क्षेत्र से, और मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा ना बने, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कितना, बस इतना ही करवाएंगे, हाँ विद्युत क्षेत्र ही करवाएंगे। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र होता है बेटा, अब अपने को पता लग गया कि दो आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगाते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था माइकल फेराडे। ये बोलते हैं कि प्लस आवेश एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, तो ये दूसरे को टच तो नहीं होते,
है ना, और धक्का ही लगा लेते, पास लाते धक्का लगाते, यानी यहाँ पे आते धक्का लगा के पास दूर, माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का लगाते विदाउट टच हुई, और प्लस और माइनस बिना टच हुए एक दूसरे को खींच लेते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल में जो प्लस आवेश है या माइनस आवेश है, इसके चारों तरफ एक एरिया है जिसको अपने देख नहीं सकते, एक एरिया है जहां तक इसका प्रभाव रहता है। इस एरिया में कोई आएगा तो उस पर बल लगेगा, माइनस आएगा तो उसको खींच लेगा, प्लस आएगा तो उसको धक्का दे देगा। इस एरिया को बोलते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों तरफ अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और इमेजिनरी यही काल्पनिक है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट करता है, यानी देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, रियल में एग्जिस्ट करता है। अब किसी भी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बेटा अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन कोई चार्ज यहां तक आते यहां तक इसका प्रभाव ज्यादा होता है। हालांकि ये चार्ज है अनंत पर रखे किसी चार्ज को भी क्या करेगा? धक्का लगाएगा, खींचेगा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एफ क्या होता है बेटा? एफ होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दूरी बहुत ज्यादा होगी तो बल बहुत कम हो गए, बल बहुत कम हो गए तो अनंत पर रखे चार्ज को ये ला नहीं सकता, बस इतनी अच्छी बात है। लेकिन बल लगेगा, ये ध्यान रखना। तो लेकिन एक सीमित क्षेत्र के बाद में अपने मान सकते हैं कि बल जो लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, जीरो के लगभग लग रहा है, इसलिए इतने क्षेत्र को अपने विद्युत क्षेत्र मानते हैं। हालांकि किसी चार्ज का जो होता है विद्युत क्षेत्र वो अनंत तक होता है। आ गया समझ बेटा? ये अपने पास आ गया विद्युत क्षेत्र। किसने बोला? माइकल फैराडे ने। अब नया क्वेश्चन बनता है कि अगर ये विद्युत क्षेत्र बना हुआ है और आपको पता है कि ये विद्युत क्षेत्र हो गया, तो फिर ये विद्युत क्षेत्र आगे कैसा है, अंदर से और आगे, जो अपने को दिखता है नहीं उसके बारे में। तो अब क्या किया, एक चार्ज के चारों तरफ क्या किया बेटा? एक अंपायर को भेजा। अंपायर का मतलब जो बिना देखे हुए उस चीज को बताए कैसा है। तो उसने क्या किया, एक +1 कूलाम चार्ज को इसके पास लेके गए। जैसे इसके पास छोड़ा तो ये इस डायरेक्शन में आ गया, यहां पे छोड़ा इस डायरेक्शन में आ गया, यहां पे छोड़ा इस डायरेक्शन में आ गया, ऐसे। तो यहां से एक नया फिनोमिना, एक थ्योरी बनी। क्या बनी? कि जो आवेश है वो आगे काल्पनिक रेखाओं से बना हुआ है। कौन सी रेखा बेटा? जिस पर ये +1 चार्ज, इस चार्ज को बोलते हैं बेटा परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, या बोलते हैं बेटा पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब ऐसे आ गया। अब इन लाइन को बोल दिया फिर आगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोल दिया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको विद्युत बल रेखा भी बोला जाता है, विद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। क्यों? क्योंकि बल ही तो लग रहा है ना बेटा इस दिशा में, इस लाइन पर बल ही लग रहा है, डायरेक्शन है तो क्षेत्र की दिशा। आगे समझे? तो पहले तो माइकल फैराडे ने बोला विद्युत क्षेत्र है, उसके बाद में आगे वो कैसे बना हुआ है? तो वो बना हुआ है बेटा किससे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। अब विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? वो काल्पनिक वक्र जिस पर परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज क्या करता है बेटा? मोशन करता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। आ गया समझ में? हाँ जी। अब इसके बाद में अब ये जो प्लस से होती हैं, अब यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होता तो प्लस से बाहर की साइड में जाएंगी ये वाली, क्योंकि प्लस यहाँ पे अंपायर कौन है? प्लस का चार्ज है तो वो ऐसे धक्का देगा इसको। माइनस से है तो अंदर की साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस कूलम क्यू चार्ज रखा है बेटा, तो माइनस यहाँ पे अंपायर रखा तो अंपायर इस डायरेक्शन में ऐसा आता जाएगा, ये अपने पास आ गया। ठीक है, ये लगने वाला बल अपने पास था ही। अब यहां पे नोट करने वाली बात, अब मान लेते ये प्लस का क्यू था, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ले आऊं? प्लस का 1 कूलम लेके आऊं तो फोर्स क्या लगेगा? फोर्स लग जाएगा बेटा F = K Q1, और दूसरा Q2 तो 1 ही है, 1/r²।
तो क्या बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, बल। क्या हो गया, बल। F इजिकल टू के क्यू अपॉन, सॉरी अरे इसके हिसाब से समझाना पड़ेगा, यहां पे आ जाओ। चलो मान लेते हैं यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज था, यहाँ पे मैं लेके आया बेटा प्लस का 1 अंपायर पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश। ये इसको धक्का देके इन दोनों के बीच में बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। हाँ जी, क्या लगेगा, एफ के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं क्यू चार्ज लेके आता तो बल लगता इतना, और अगर इकाई चार्ज लेके आऊंगा तो क्या करेंगे बेटा, क्यू से डिवाइड कर देंगे, है ना। इकाई चार्ज, तो इकाई चार्ज लेके आया तो एफ अपॉन क्यू हो जाएगा, और वो हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। ये हो गया बेटा एफ अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई, और इस एफ अपॉन क्यू को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी इकाई चार्ज पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसका लिए एक शब्द और यूज किया जाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, और इसको डिनोट करते हैं ई से, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इकाई आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब ये सदिश है, ये तो अदिश है, आवेश सदिश राशि है, तो ये तो सदिश होगा, क्योंकि ये सदिश है तो ये सदिश हो जाएगा। आगे समझ बेटा, ये अपने पास हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये परिभाषा बन गई। ये लीजिए आगे। तो ये अपने पास Q लेके आए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने अपने किया था। और अगर Q चार्ज लेके आएंगे तो इतना फोर्स लगेगा, और Q से डिवाइड कर दिया तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसकी इकाई जो बनेगी वो क्या बनेगी, अभी अपने देखा था E क्या था बेटा, E इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये दोनों ही याद करना। इसकी इकाई बन जाएगी न्यूटन, एफ की न्यूटन होती है, इसकी कूलम न्यूटन पर कूलम। आ गया समझे, ये लीजिए आगे चलते हैं। ये रहा, मैंने क्यू नोट लेके आए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जहां से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, ये देखो ध्यान दीजिए कि आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की परिभाषा प्रभावी रूप से सिंपल भाषा में बताता हूँ, वो जो चार्ज आ रहा है, अंपायर आ रहा है, वो इतना कम होता है कि वो इसके क्षेत्र को प्रभावित ना करे जिसके पास वो आ रहा है। यानी ये प्लस का क्यू था, ये इसका क्षेत्र था, ये अंपायर आ रहा है, मान लो पॉइंट चार्ज जिसको क्यू नॉट से डिनोट करता हूं, इसका भी तो कोई क्षेत्र होगा। अब ये क्षेत्र इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, लेकिन अपने मान के चलेंगे इसका प्रभाव मिनिमम है, ये डॉट ध्यान कर लेना बेटा। एफ बल हो गया, क्यू के अनुपाती है, एफ अपॉन क्यू है, वो क्यू पर निर्भर नहीं करता, ये नोट कर लेना बेटा। देखो ये अपने पास सिंपल वर्ड में बताते हैं, ये अपने पास हो गया बेटा प्लस का 5 कूलम, यहां से चार्ज आया प्लस का 2 कूलम। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। एफ क्या लगेगा बेटा, के 5 इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ई क्या आएगा बेटा, ई आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के इंटू 5 क्यू ओनली अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या ये ई इस 2 पर कहीं पे निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा, यहाँ पे 2 कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब नोट करने वाली बात है कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो डिपेंड करेगा इस चार्ज पर जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो आ रहा है उसके कारण नहीं। ठीक है, तो इसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो क्यू पर निर्भर नहीं करता, यानी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के हिसाब से क्यू पर निर्भर नहीं करता, यानी जो आवेश आ रहा है उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसके बाद में धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है,
ऋण आवेश के कारण अंदर की तरफ होता है। और एक चीज आर पर भी निर्भर करता है, यानी F इजगुल टू अपने पास एक तो आ गया बेटा, सॉरी E इजगुल टू अपने पास क्या आ गया बेटा, F अपॉन Q, और E इजगुल टू क्या आ गया बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर। यानी देखो पहली बात तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, Q पर, जिस चार्ज के कारण अपने निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे चार्ज पे नहीं निर्भर कर रहा। दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, R स्क्वायर पे। अब इसका ग्राफ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो लगभग कुछ ऐसा सा आएगा। किसके बीच में बेटा, ये है विद्युत क्षेत्र और आर स्क्वायर के बीच, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये लीजिए जी, आपको विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। और एक चीज और करवा ही देते हैं, ये लो। अब जैसे दो या दो से ज्यादा आवेश रखे थे तो उनके बीच में जो बल लगा था उसने अध्यारोपण सिद्धांत का पालन किया था, यानी क्या बोलता है कि सभी का टोटल हो गया था। ऐसे विद्युत क्षेत्र में होता है, विद्युत क्षेत्र भी अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। यानी अगर ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, इसका विद्युत क्षेत्र E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, E4 है, E5 है, तो इन सभी का भी क्या होगा, कुल मिला के क्या हो जाएगा बेटा, बीजगणितीय योग हो जाएगा। यानी E1 क्या आ गया बेटा, KQ1 अपॉन R स्क्वायर, KQ2 अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए मिसप्रिंट है यहाँ पे, ध्यान रखिए, ये R स्क्वायर दिया है ना, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है बेटा, ये R स्क्वायर है, ये E1 आ गया Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, N है तो N के द्वारा आ जाएगा। इन सभी का मैंने टोटल कर दिया, यही तो अध्यारोपण सिद्धांत बोलता है, ये टोटल कर दिया, फिर वापस सिग्मा फॉर्म बना दी। ये अब नोट करने वाली बात क्या है, E एक विद्युत सदिश राशि है, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करती है बेटा, अब अपने को पता लगे एक नोट करने वाली बात जहां से एमसीक्यूज बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। E इक्वल टू क्या था बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी जैसे जैसे R बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र डाउन होता जाएगा। यानी ये चार्ज है तो इसके यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हाई होगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, कम होता है, ऐसे घटता जाएगा। प्लस के लिए ये ध्यान रखना, माइनस के लिए इधर ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया बेटा विद्युत क्षेत्र का, सॉरी दो या दो से ज्यादा आवेशों का निकाय हो तो विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी, सभी का बीजगणितीय योग हो जाएगा। ये लो जी, और 16 पेज हो गए आपके। चलिए बहुत होगा आज के लिए, वीडियो काफी बड़ा बन गया, बच्चे देख नहीं पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, और आज के लिए इतना काफी होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है। और कोशिश करूंगा कि आपके जो 10-12 दिनों की छुट्टियां चल रही हैं अभी सर्दियों की, इसमें अपना सिलेबस सारा पूरा हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिए, रजाई में बैठे रहिए, किताब को उठाए रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।